हेलो एंड वेलकम टू ग्रेड अनकट। तो चलो शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स 13 फरवरी के। ओके, सो रोज की तरह किससे शुरुआत करने वाले हैं हम? आरबीआई प्रेस रिलीज से। तो देखते हैं 13 फरवरी 2026 के आरबीआई प्रेस रिलीज क्या है और उसमें से हमको क्या पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है। तो पहला मनी मार्केट ऑपरेशन, ये रोज रहने वाला है। ओके, उसके बाद रिजल्ट्स ऑफ अंडर राइटिंग ऑक्शन कंडक्टेड ऑन 13 फरवरी 2026। तो यहाँ पे अंडर राइटिंग ऑक्शन का क्या मीनिंग है ना, ये हम देख लेंगे। ओके, थोड़ा आइडिया आ जाएगा आपको, क्योंकि कभी इंटरव्यू में हो गया या फिर फेस टू में हो गया, ये चीज़ें कभी पूछी जाती है तो अच्छा लगेगा। मतलब मुझे भी बताने में अच्छा लगेगा और आपको सुनने में भी। ओके, उसके बाद आरबीआई इनवाइट पब्लिक कमेंट ऑन ड्राफ्ट सर्कुलर ऑन लीड बैंक स्कीम। आपको पता है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई थी उसमें एक स्टेटमेंट ऑन डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी पॉलिसी निकलता है। उसमें उन्होंने बोला था कि हम लीड बैंक स्कीम को थोड़ा स्ट्रेंथन करेंगे, उसका रीच बढ़ाएंगे, उसका स्ट्रक्चर या फिर फोरा को चेंज करेंगे वगैरह वगैरह, ये चीज़ें उन्होंने बोली थी। तो उसी के रिगार्डिंग ये ड्राफ्ट सर्कुलर उन्होंने पब्लिक कमेंट के लिए ओपन किया है। अभी फाइनलाइज हुआ क्या, नहीं हुआ, लेकिन हम यहाँ पे लीड बैंक स्कीम क्या है इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। ओके, इसके ऊपर क्वेश्चन आए थे, क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद गवर्नमेंट स्टॉक फुल ऑक्शन रिजल्ट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। शेड्यूल बैंक स्टेटमेंट ऑन ऑफ पोजीशन ऑफ इंडिया एज ऑफ 31 जनवरी, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। आरबीआई बुलेटिन वीकली स्टैटिस्टिकल सप्लीमेंट, यहाँ पे एक्चुअली दिया जाता है कि भाई कितने लायबिलिटी है, कितने ओपन मार्केट ऑपरेशन कंडक्ट किए गए हैं, या हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है अभी कितना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी 600 क्रॉस कर चुका है वगैरह वगैरह। तो ये चीज़ें एनी हाउ धीरे धीरे आती रहती है। तो क्योंकि सब चीज़ें लेंगे ना तो वीडियो हमारा बड़ा होता जाएगा। तो यहाँ का आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा ना, ये रहेगा खास करके। उसके बाद देखिए ये 91 डे 182 364 डे के ट्रेजरी बिल्स के बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है। उसके बाद पेनल्टी देखिए, पेनल्टी 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 पेनल्टी, ये चलती रहती है चीज़ें। ओके, सो ये सब चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगी। ओके, इसके बाद ये भी हम नहीं देखने वाले। सो हम यहाँ पे फोकस करने वाले हैं रिजल्ट ऑफ अंडर राइटिंग ऑक्शन कंडक्टेड ऑन 13 फरवरी 2026। ये क्या बोलता है? रिजल्ट ऑफ अंडर राइटिंग ऑक्शन कंडक्टेड ऑन दिस एंड दिस डेट। थोड़ा पढ़ता हूँ मैं आपके साथ। इन अंडर राइटिंग ऑक्शन कंडक्टेड ऑन 13 फरवरी फॉर एडिशनल कम्पिटेटिव अंडरटेकिंग ऑफ द अंडर नोटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटी, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज सेट द कट ऑफ रेट्स फॉर अंडर राइटिंग कमीशन पेएबल टू प्राइमरी डीलर्स। ओके, कुछ तो भी समझ रहा है क्या बोल रहा है ये, कि कमीशन कर देना है किसको देना है? तो प्राइमरी डीलर्स को देना है। अभी देखते क्या है। ये देखिए नॉमेनक्लेचर ऑफ द सिक्योरिटी, ये क्या है? न्यू गवर्नमेंट सिक्योरिटी, उसकी वैलिडिटी या फिर मैच्योरिटी डेट है ना, ये 2031 की है। ओके, नोटिफाइड अमाउंट कितना है? 18,000 करोड़ का है। उसमें मिनिमम अंडर राइटिंग कमिटमेंट मतलब MUC कितना है? तो 9,009 करोड़ का है। उसके साथ एडिशनल कम्पिटेटिव अंडर राइटिंग अमाउंट कितना एक्सेप्ट किया गया है? तो 8,000, बेसिकली 991 का। मतलब इस दोनों को अगर ऐड करेंगे तो टोटल अमाउंट अंडर रिटर्न हो गया 18,000 का। और कितना कमीशन पे करने वाले हैं? 100 रुपये के पीछे तो 1 पैसा भी नहीं, मतलब 0.39 पैसा है ये कमीशन देने वाले हैं। तो आई होप ये कुछ नहीं समझा होगा, बराबर। मतलब कुछ लोगों को तो ऑब्वियसली समझा होगा जो ये फील्ड से होंगे, लेकिन मैं मेरे जैसे कंसिडर करके चलता हूँ कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट रीडिंग में मुझे भी नहीं समझा था पहले जब मैं पढ़ाई कर रहा था। सो इसको हम थोड़ा देख लेते हैं। अंडर राइटिंग ऑक्शन मतलब क्या होता है? अंडर राइट करना मतलब पहले क्या होता है? ये होता है तुम मुझे लिख के दो, ये वाली चीज़ें। ओके, मतलब ये होता है ना, कभी कभी हम झगड़े में बोलते हैं भाई तू लिख के देगा क्या मुझे, तो ये इसको बोलते हैं हम अंडर राइटिंग। अब यहाँ पे किसकी बात चल रही है? ऑक्शन की बात चल रही है। ऑक्शन में मतलब क्या होता है? सेल करना, नीलामी करना, काइंड ऑफ ए थिंग। अभी यहाँ पे हम एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं कि समझ लीजिए कि गवर्नमेंट को 100 एप्पल बेचने हैं। ओके, लेकिन भाई पब्लिक में कोई डिमांड है नहीं कि वो उनको एप्पल चाहिए करके। अभी फॉर एग्जांपल वो ड्रैगन फ्रूट पे शिफ्ट हो रहा है, ऐसा समझ लीजिए, ठीक है, कोई भी फ्रूट के ऊपर। तो 100 एप्पल बिकेंगे या नहीं बिकेंगे ये गवर्नमेंट को डाउट है। तो गवर्नमेंट क्या बोलता है? जो होलसेलर्स होंगे मार्केट के उनसे भाई लिखवा के लेता है, मतलब अंडरराइट करके लेता है। अगर फॉर एग्जांपल ये 100 एप्पल नहीं बिक रहे हैं तो भाई आप हमें गारंटी दो कि इसमें से कुछ एप्पल्स आप खरीदोगे। तो होलसेलर जो लोग हैं वो बोलते हैं कि ठीक है सर, इसमें से नियर अबाउट 80 एप्पल्स हम खरीदेंगे अगर कोई पब्लिक या फिर जनता नहीं खरीद रही है तो वो बेसिकली क्या कर रहा है? वो गारंटी दे रहा है, वो अंडरटेकिंग ले रहा है, वो अंडर राइट कर रहा है कि अगर लोग 100 एप्पल नहीं खरीदेंगे तो उसमें से 80 एप्पल हम खरीद लेंगे, मतलब होलसेलर। तो ये क्या है? मिनिमम अमाउंट है, तो इसको बोलते हैं मिनिमम अंडर राइटिंग कमिटमेंट। मतलब होलसेलर वाले ने कमिटमेंट दे दिया कि 80 एप्पल तो मैं खरीदूंगा ही खरीदूंगा। ओके, उसके बाद अभी कितने बचे? 20 एप्पल बचे। तो अगर 20 एप्पल भी अगर नहीं ले तो गवर्नमेंट को तो नुकसान ही है। तो अभी इसको बोला जाएगा एडिशनल कम्पिटेटिव अंडर राइटिंग अमाउंट। मतलब 20 एप्पल
वो भी होलसेलर बोल रहे हैं कि ये 20 भी हम खरीदेंगे लेकिन इसके लिए कमीशन अलग लगेगा, मतलब अलग पैसा लगेगा। ये कम्पिटिटिव के हिसाब से होता है, मतलब एक होलसेलर बोलेगा कि इतने पैसे में बेच के दूंगा, कोई दूसरा बोलेगा कि इतने पैसे में मैं बेच के दूंगा, मुझे इतना कमीशन चाहिए, वो बोलेगा कि मुझे इतना कमीशन चाहिए। तो ऐसे ही कंपटीशन चलता है, तो जो लोवेस्ट बिड होगा उसको बेसिकली ये मिल जाता है। ओके, सो ये चीज़ें अभी हम कंसिडर करके जाते हैं एक्चुअल एग्जाम्पल में। अभी देखिए ये क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चाहिए पैसा। अभी उसको पैसा चाहिएगा तो क्या करेगा, वो ओपन मार्केट ऑपरेशन कंडक्ट करेगा। ये कौन करता है, आरबीआई करता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन में दो चीज़ें होती है, एक होता है सेल और दूसरा होता है परचेस। तो देखिए अभी क्या चाहिए, गवर्नमेंट को पैसा चाहिए। पैसा चाहिए मतलब क्या करेगा भाई, कुछ ना कुछ बेचना पड़ेगा, मतलब सेल करना पड़ेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी जिसकी मैच्योरिटी डेट 2031 है, इसको गवर्नमेंट बेचना चाह रहा है, मतलब सेल करना चाह रहा है। सेल करेगा तभी तो पैसा आएगा हाथ में, बराबर। तो कितने करोड़ का अभी सेल करना है उसको, 18,000 करोड़ की गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल करनी है। लेकिन गवर्नमेंट या फिर आरबीआई इज इन अ डाउट कि मार्केट में डिमांड तो उतनी है नहीं, 18,000 करोड़ की सिक्योरिटी लोग खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे। मतलब जो मार्केट पार्टिसिपेंट होते हैं, प्राइमरी डीलर्स हो गया या फिर कोई भी होगा कैपिटल मार्केट में डील करने वाले, ये खरीदेंगे नहीं तो फिर गवर्नमेंट को तो पैसा मिलेगा नहीं। लेकिन गवर्नमेंट को तो पैसे की ज़रूरत है, तो फिर 18,000 करोड़ कैसे मतलब मार्केट से उठाया जाए। तो अभी आरबीआई क्या करता है, आरबीआई जो उसके प्राइमरी डीलर्स होते हैं ना उसको अपॉइंट करता है। उसको बोलता है अगर लोगों ने नहीं खरीदा तो आप मुझे अंडर राइट करके दो या फिर अंडरटेकिंग लिख के दो या फिर ऐसे लिख के दो, गारंटी दो कि आप 9,000 करोड़ के आसपास, मतलब 50% के आसपास ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है वो आप खुद खरीदोगे। किससे ले रहा है, ये प्राइमरी डीलर से ले रहा है। एक देखिए प्राइमरी डीलर्स, प्राइमरी डीलर मतलब क्या होता है, जो प्राइमरी मार्केट में डील करते हैं। प्राइमरी मार्केट में डील कौन करता है, जो आईपीओ रिलीज होता है बेसिकली, बराबर। जैसे एसबीआई हो गया, मतलब कोई भी बैंक्स होते हैं ये प्राइमरी मार्केट में डील करते हैं, कोई भी एनबीएफसी हो गया, कोई म्यूचुअल फंड कंपनीज हो गए, तो ये सभी के सभी, जैसे एलआईसी हो गया, जीआईसी हो गया, ये प्राइमरी मार्केट में डील करते हैं। तो यहाँ पे आरबीआई एसबीआई को बोलेगा, एलआईसी को बोलेगा कि यार आप ये 9,000 करोड़ का भाई मिनिमम अंडरराइटिंग कमिटमेंट आप ले लो। मतलब अगर ये कोई लोग अगर खरीदना नहीं चाहेंगे या फिर कोई बैंक खरीदना नहीं चाहेगा तो आपको ये खरीदना है। ओके, मतलब ये कमिटमेंट आरबीआई ने इस प्राइमरी डीलर से ले लिया। तो अभी ये प्राइमरी डीलर वाले भी क्यों देंगे कमिटमेंट, भाई हमको तो खरीद नहीं था, आप तो ज़बरदस्ती से हमको भी प्रेशराइज कर रहे हो, तो वो देंगे अगर उसको कमीशन मिलेगा तो, बराबर है। लेकिन ये जो कमीशन होता है ना, ये इसके ऊपर होता है। ये तो भाई उन्होंने कमिटमेंट दे दी कि हम खरीदेंगे, कि भाई आप डाल दो मार्केट में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो ऊपर वाला हिस्सा है 8,900 करोड़ के आसपास का, ये तो एडिशनल कंपेटिटिव अंडरराइटिंग अमाउंट आएगा ना, एसीयू बोलेंगे इसके ऊपर। तो ये इन्होंने अभी एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन ये एक्सेप्ट किया जाता है बेस्ड ऑन कमीशन, कि भाई हम खरीदेंगे अगर लोगों ने नहीं खरीदा तो, लेकिन इसके ऊपर मुझे कमीशन भी चाहिए। मतलब एसबीआई बोलेगा, एलआईसी बोलेगा या फिर कोई भी प्राइमरी डीलर बोलेगा कि पर 100 रुपीज़ के पीछे मुझे 0.39 पैसे का कमीशन चाहिए, तभी ये चीज़ें हम खरीदेंगे। ओके, सो आपको समझ में आ गया कि भाई गवर्नमेंट को 18,000 करोड़ की ज़रूरत थी, लेकिन मार्केट की डिमांड वीक चल रही है, तो कोई प्राइमरी डीलर्स आके कमिट कर रहा है कि मिनिमम इतना तो मैं खरीद लूँगा अगर मार्केट में नहीं बेचा तो। उसके बाद बाकी जो प्राइमरी डीलर्स है वो कम्पिटिटिव बिडिंग करेंगे कि एडिशनली हम इतना बेच के देंगे, लेकिन मुझे कमीशन चाहिए। ये बेच के तो देंगे, नहीं तो हम ही खरीदेंगे, लेकिन इतना मुझे कमीशन चाहिए, 0.39 पैसा पर 100 का। तो ऐसे देखिए ये 9,009 और ये 8,991 इसका ऐड करेंगे तो 18,000 करोड़ ये अंडर रिटर्न हो गए हैं। ओके, तो आप आई होप आपको ये समझ में आएगा। अब यहाँ पे देखिए ये जो कमीशन का पैसा नहीं, यहाँ पे 0.39 पैसा पर 100 रुपीज़ है और यहाँ पे 1 पैसा मतलब 1.4 पैसा पर 100 रुपीज़ है। तो यहाँ पे जो कमीशन है ये ज़्यादा है। यहाँ पे कमीशन ज़्यादा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे रिस्क ज़्यादा है। क्यों रिस्क ज़्यादा है, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी की मैच्योरिटी डेट क्या है, ये भाई 2076 को मैच्योर होने वाली है। मतलब ये बहुत लॉन्ग के लिए, कौन जिंदा रहेगा कौन नहीं रहेगा कोई गारंटी है नहीं। तो इसीलिए इसका जो कमीशन है, मतलब प्राइमरी डीलर्स क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि मैं ये सिक्योरिटी आपको बेच के तो दिखाऊंगा, लेकिन मुझे ज़्यादा कमीशन चाहिए, क्योंकि ये लेगा नहीं लेगा इसकी गारंटी है नहीं। सो इसको बोलते हैं हम अंडर राइटिंग। सो आई होप अंडर राइटिंग ऑक्शन ये क्या चीज़ होती है आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर अच्छे से नहीं समझ में आ गई होगी तो फिर से एक बार वीडियो देख लेना। अगर फिर भी नहीं समझ में आती है तो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है कि ये क्या है करके। जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे, इमेजिन गवर्नमेंट वांट्स टू सेल एप्पल्स वर्थ 18,000 के, बट इट इज़ वरीड व्हाट इफ द पीपल डोंट बाय, मतलब लोग नहीं खरीदेंगे तो क्या। सो इट आस्क बिग होलसेलर, यहाँ पे क्या है वो हमारे प्राइमरी डीलर है, कि विल यू गारंटी बाइंग द एप्पल्स इफ पब्लिक डजंट, अगर लोग नहीं खरीदते तो आप क्या ये बाय करोगे। उसके बाद हाउ मच गारंटी कैन यू गिव, मतलब मिनिमम कितने एप्पल खरीदोगे, कितने रुपए के।
एंड व्हाट फी शुड आई पे यू फॉर दैट रिस्क, उसके रिस्क के लिए मुझे कितना कमीशन देना पड़ेगा। सो यहाँ पे होलसेलर compete करेंगे बाय ऑफरिंग डिफरेंट गारंटीज एंड डिफरेंट फीस एंड गवर्नमेंट सिलेक्ट द बेस्ट कॉम्बिनेशन। तो यही चीज़ें हमने ऊपर देखी। तो यही आरबीआई के कंटेक्स्ट में अभी अंडर राइटिंग ऑप्शन क्या है, यही चीज़ यहाँ पे दी गई है कि यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू करनी है, बराबर। सो इट वांट्स टू इंश्योर दैट एंटायर नोटिफाइड अमाउंट गेट्स सोल्ड इन द मार्केट। हमारे यहाँ पे नोटिफाइड अमाउंट कितना था, देखिए नोटिफाइड अमाउंट था 18,000 करोड़ था, और 18,000 के 18,000 करोड़ वो बेचना चाहिए, मतलब सेल होना चाहिए। सो टू गारंटी दिस आरबीआई प्राइमरी डीलर को अपॉइंट करेगा हु एक्ट एज ए अंडर राइटर, कि भाई अगर मार्केट नहीं ले रहा है कोई भी तो मैं ये खरीदूंगा, ऐसे मैं लिख के देता हूँ। सो अंडर राइटिंग ऑक्शन इज अ प्रोसेस वेयर आरबीआई आस्क दिस प्राइमरी डीलर्स हाउ मच ऑफ द सिक्योरिटी आर यू विलिंग टू गारंटी, या फिर अंडर राइट एंड एट व्हाट कमीशन। सो प्राइमरी डीलर बिड प्लेस करते हैं, बेस्ड ऑन द बिड्स आरबीआई डिसाइड्स हाउ मच ईच पीडी मस्ट कंपलसरी अंडर राइट, मतलब कंपल्शन है उसके ऊपर, उसको बोला जाएगा मिनिमम अंडर राइटिंग कमिटमेंट। और उसके बाद हाउ मच एक्स्ट्रा दे वॉलंटियर टू अंडर राइट, इसको बोलेंगे एडिशनल कंपिटिटिव अंडर राइटिंग, और इसके लिए उसको कमीशन दिया जाता है। ओके, अंडर राइटिंग से भाई गवर्नमेंट को एक अश्योरिटी मिल जाती है कि जो सिक्योरिटी मुझे नोटिफाई करने थे, मतलब जितना पैसा मुझे लोन से लेना था अभी वो मुझे फुल्ली मिल पाएगा। सो फुल सब्सक्रिप्शन इंश्योर करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू के, इसमें स्टेबिलिटी करता है, और गवर्नमेंट बोरिंग जो प्रोग्राम होते हैं उसमें स्मूथ जाते हैं। तो ये सब चीज़ें आप पढ़ लेना, ये जो टेबल है यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है ये भी आप पढ़ लेना। बेसिकली वही चीज़ें जो मैंने आपको एक्सप्लेन करी है। सो आई होप अंडर राइटिंग ऑप्शन ये चीज़ क्या होती है आपको समझ में आई होगी। अभी चलते हैं हम नेक्स्ट सर्कुलर के पीछे, जिसका नाम है लीड बैंक स्कीम। क्या बोल रहा है, आरबीआई इनवाइट पब्लिक कमेंट्स ऑन ड्राफ्ट सर्कुलर ऑन लीड बैंक स्कीम। लीड बैंक स्कीम बेसिक क्या है मैं आपको बताता हूँ कि आपको पता है एक जिला होता है डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे ब्लॉक्स होते हैं, मतलब तालुका लेवल, वहाँ पे अलग अलग ब्रांचेस रहेगी। मतलब फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए कि यहाँ पे 50 के आसपास ब्रांचेस है, तो सबसे ज़्यादा ब्रांचेस जिसकी है, सबसे ज़्यादा रीच जिसका है, तो उस बैंक को लीड बैंक का दर्जा दिया जाता है। किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा। और उसको बेसिकली सब चीज़ें कोऑर्डिनेट की जाती है कि भाई उस ज़िले में जो क्रेडिट प्लानिंग हो वो कैसी हो, क्या हो। सो बेसिकली उस बैंक को लीडर बना दिया है, ये सिंपल फंडा है। इसके डिटेल हम नीचे देखेंगे। ये क्या बोल रहा है सर्कुलर कि आरबीआई ने, मैंने आपको बोला था कि जो स्टेटमेंट ऑन डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी पॉलिसी अनाउंस हुए थे, कहाँ पे, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मीटिंग में, उस टाइम पे बोला था कि लीड बैंक स्कीम के ऊपर हम रिवाइज गाइडलाइन लेके आएंगे। सो अकॉर्डिंगली ड्राफ्ट सर्कुलर ऑन रिवाइज गाइडलाइंस ऑफ लीड बैंक स्कीम हैज़ बीन इशूड फॉर पब्लिक कमेंट, मतलब यहाँ पे लोग पब्लिक कमेंट कर सकती है। रिवाइज गाइडलाइन क्या एम करती है, टू फाइन ट्यून द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम, द स्ट्रक्चर, द मेंबरशिप, द एजेंडा ऑफ वेरियस फोरा एंड क्लियर डिलिनिएशन ऑफ द रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फंक्शनरीज। ये हम नीचे देखेंगे। जो बेसिकली स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी या फिर लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर एलडीएम होता है, इसको स्ट्रेंथन करे करके। तो ये कमेंट भाई 6 मार्च 2026 को पब्लिक तक, मतलब पब्लिक को देना है। तो अभी ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, लीड बैंक स्कीम क्या है। ओके, लीड बैंक स्कीम का एक मैंने आपको ढांचा बता दिया है, हम इसका जेनेसिस के बारे में देखेंगे क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। सो दिसंबर 1967 में एक नेशनल क्रेडिट काउंसिल ने स्टडी ग्रुप का गठन किया था, जिसके चेयरपर्सन थे डॉक्टर प्रोफेसर DR गाडगिल। ओके, सो याद रखना कि इसको ट्रिक क्या है, लीड बैंक के जो गॉड है वो गाडगिल सर है। ठीक है, सो लीड बैंक के गॉड गाडगिल सर है। तो इनके अंतर्गत स्टडी ग्रुप का गठन किया गया था, उसका नाम था ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सोशल ऑब्जेक्टिव। जो कुछ सामाजिक ऑब्जेक्टिव होते हैं उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक भाई ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क चाहिए। सो 2 साल के बाद, मतलब अक्टूबर 1969 में इन्होंने इनकी रिपोर्ट पब्लिश करी, और इनके रिपोर्ट में उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं, जैसे प्राइवेट या फिर पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो गए, दे डिड नॉट हैव एडिक्वेट प्रेजेंस इन द रूरल एरियाज। मतलब वो गांव में बेसिकली ब्रांच खोलना चाहते ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे बिजनेस नहीं, ये उनका मानना है। एंड दे ऑल्सो लैक द रिक्वायर्ड रूरल ओरिएंटेशन, मतलब गाँव वालों को क्रेडिट फैसिलिटी बराबर से मिल नहीं पा रही है। इसकी वजह से गाँव वाले क्या, किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, जो मनी लेंडर्स होते हैं, साहूकारस होते हैं, बराबर उनके ऊपर। और उनके जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं दे आर वेरी हाई, मतलब नियरली डबल भी इंटरेस्ट होते हैं। सो इसीलिए स्टडी ग्रुप ने उसके बाद रिकमेंड किया दैट वी विल अडॉप्ट एरिया अप्रोच। एरिया अप्रोच मतलब क्या है, किसी पर्टिकुलर एरिया को सर्व करने के लिए किसी बैंक को नॉमिनेट किया जाएगा, लीड बैंक का दर्जा दिया जाएगा। उसके बाद आरबीआई अपॉइंटेड ए कमिटी ऑफ बैंकर्स ऑन ब्रांच एक्सपांशन प्रोग्राम ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक। ओके, आरबीआई ने क्या बोला कि एक कमेटी का गठन किया, कमिटी ऑफ बैंकर्स ऑन ब्रांच एक्सपांशन प्रोग्राम ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ श्री फाली नरीमन, मतलब FKF नरीमन। सो
अभी ये जो नरीमन कमेटी है, इन्होंने ये जो आइडिया है एरिया अप्रोच का, इसको सपोर्ट किया, इसको एंडोर्स किया इन इट्स रिपोर्ट नवंबर 1969 में, एंड रिकमेंडेड that in order to enable the public sector bank to discharge their social responsibilities, each bank should concentrate on certain जिला district where it should act as a lead bank। मतलब हर एक बैंक ने कुछ जिलों के ऊपर, जो बेसिकली एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं हम उनको, मतलब जो पिछड़े जिले हैं, उनमें लीड बैंक की भूमिका उसने प्ले करनी चाहिए। सो पर्स्यूएंट टू अबाउ रिकमेंडेशंस, आरबीआई ने लीड बैंक स्कीम का बेसिकली इंट्रोडक्शन कर दिया दिसंबर 1969 में। तो आपको याद रखना है लीड बैंक स्कीम कब लॉन्च करी गई थी, 1969। आप याद रखना दिसंबर 1969, दिस डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे किस एरिया अप्रोच की बात की गई थी, सर्विस एरिया अप्रोच की बात। सर्विस एरिया अप्रोच मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखिए ईच बैंक ब्रांच को इन रूरल एरिया या फिर सेमी अर्बन एरिया डेजिग्नेट किया जाता है टू सर्व एरिया ऑफ 15 से 25 विलेजेस को, एंड ब्रांच वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर मीटिंग द नीड ऑफ बैंक क्रेडिट ऑफ इट्स सर्विस एरिया। मतलब यहाँ की जो कुछ क्रेडिट रिक्वायरमेंट होगी या फिर क्रेडिट नीड होगी, जैसे किसी को होम लोन चाहिए होगा, जिसको कार लोन या फिर 2 व्हीलर लोन चाहिए, तो ये चीज़ें, या फिर किसी को छोटा मोटा धंधा ओपन करना है, बिजनेस ओपन करना है, कोई शॉप ओपन करनी है, तो उसके लिए जो कुछ लोन चाहिए उसको, सो ये फैसिलिटेट करवाना ये लीड बैंक का काम रहेगा, या फिर उसको कोऑर्डिनेट करना ये लीड बैंक का काम रहेगा। सो ऐसे 15 से लेकर 25 विलेज का एरिया वो कवर करेगी। उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था, टू इंक्रीज प्रोडक्टिव लेंडिंग एंड फोर्ज इफेक्टिव लिंकेज बिटवीन बैंक क्रेडिट प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी एंड इंक्रीज इनकम लेवल्स। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट सर्विस एरिया अप्रोच। ये यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था कि सर्विस एरिया अप्रोच किस स्कीम के रिलेटेड है, तो उसका आंसर था लीड बैंक स्कीम। तो इसका एम क्या है, ये हमने ऑलरेडी देख लिया है, टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी ऑफ ए बैंक एंड अदर डेवलपमेंट एजेंसीज थ्रू वेरियस फोरा in order to achieve objective of enhancing flow of bank finance to priority sector। प्रायोरिटी सेक्टर मतलब क्या होते हैं, एग्रीकल्चर, एमएसएमई, बराबर, सोशल एजुकेशन, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये वाली चीज़ है। एंड टू प्रमोट बैंक्स रोल इन ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द रूरल सेक्टर, मतलब ग्रामीण विभागों का अच्छा विकास होना चाहिए, इसलिए ये लीड बैंक स्कीम की कंसेप्ट आई थी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे देखिए भाई, एक जिला है और यहाँ पे 4-5 बैंक्स हैं और किसी एक बैंक को लीड बैंक का दर्जा दिया है। सो दिस इज़ अ लीड बैंक फोरा। यहाँ पे कैसे होता है कंट्रोल, देखिए सबसे नीचे होता है ब्लॉक लेवर्स बैंकर्स कमेटी, मतलब तालुका लेवल। ओके, सो उसमें होता है BLBC, ब्लॉक लेवर बैंकर्स कमेटी। उसके बाद ये किसको रिपोर्ट करती है, DCC को, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल कंसल्टेटिव कमेटी को, और ये रिपोर्ट करेगी फाइनली स्टेट लेवल कमेटी को, जिसका नाम है स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी। सो ऐसे इसका हायरार्की होता है, मतलब लीड बैंक कैसे काम कर रहा है नहीं कर रहा है, ये लीड बैंक प्लान कराएगा, उसके बाद ये कमेटी डिसाइड करेगी, फिर ये ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पे बेसिकली ऐसे मॉनिटरिंग होता है। सो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल कोऑर्डिनेशन होता है, क्रेडिट प्लानिंग होती है। यहाँ पे देखिए लीड बैंक प्रिपेयर डिस्ट्रिक्ट क्रेडिट प्लान, मतलब एक जिले का क्रेडिट प्लान क्या होना चाहिए, लीड बैंक प्रिपेयर करता है। मतलब वो देखता है कि भाई ये जिले में कौन सा बिजनेस बूम कर रहा है, एग्रीकल्चर में लोन देना चाहिए नहीं देना चाहिए, या फिर कोई और सेक्टर है जहाँ पे हम बिजनेस टैप कर सकते हैं, या फिर लोगों की कुछ ज़रूरत है जिसको हम पूरा कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ लोन। तो ये लीड बैंक ये चीज़ें प्लान करता है, डिस्ट्रिक्ट क्रेडिट प्लान। उसके बाद फाइनेंशियल इंक्लूजन भी होगा। ऑब्वियसली अगर गाँव में आप ब्रांचेस प्रोवाइड कर रहे हो तो ऑब्वियसली फाइनेंशियल इंक्लूजन तो है ही वहाँ पे। प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग में हेल्प करेगा, उनके टारगेट्स होते हैं ना 40% वाले वैसे, और गवर्नमेंट के जो स्कीम्स हुए उसके साथ भी कोऑर्डिनेशन करने के लिए काम आता है। सो यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस लाए गए थे अभी इसीलिए तो वो सर्कुलर है कि कुछ उनको चेंजेस करना है करके। सो इन व्यू ऑफ सेवरल चेंजेस दैट हैड टेकन प्लेस इन फाइनेंशियल सेक्टर, लीड बैंक स्कीम वाज लास्ट रिव्यू बाय हाई लेवल कमेटी हेडेड बाय जो डेप्यूटी गवर्नर थे उस टाइम के, श्रीमती उषा थोरात। सो 2009 में उन्होंने रिव्यू किया था और उन्होंने ये पाया कि भाई लीड बैंक स्कीम इज़ वेरी हेल्पफुल इन अचीविंग इट्स ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव, जैसे ब्रांच एक्सपांड करना हो गया या फिर डिपॉजिट मोबिलाइजेशन। नॉर्मली गांव वाले लोग क्या करते हैं भाई, पैसा जमा करके रखते हैं, तो ये पैसा अभी बैंकिंग सिस्टम में आने लगा है, मतलब मोबिलाइज होने लगा है, उसको बोलें डिपॉजिट मोबिलाइजेशन, मतलब वो भी FD हो गया, RD हो गया, ये चीज़ें बैंक में खोल रहे हैं। उसके साथ साथ PSL को अचीव करने के लिए भी लीड बैंक हैज़ प्लेड इंपॉर्टेंट रोल। सो कमेटी का कंसेंसस हुआ कि लीड बैंक स्कीम नीड्स टू कंटिन्यू, और ये कंटिन्यू हुआ है। उसके बाद इसका फोरा क्या होता है मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। यहाँ पे 3 कमेटीज़ होती है, ब्लॉक लेवल बैंकर्स कमेटी, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेटिव कमेटी, और उसके बाद स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी। सो ये चीज़ें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, आप पढ़ लेना। अगर किसी को लीड बैंक स्कीम का डिटेल चाहिए ना, तो मैंने ऑलरेडी गवर्नमेंट स्कीम की एक प्लेलिस्ट करी है, आप प्लेलिस्ट में चले जाइए। यहाँ पे पहला ही स्कीम मैंने लीड बैंक स्कीम डिटेल में एक्सप्लेन करके दिया आपको।
तो ये चीज़ अगर आपको समझ नहीं है तो वो वाला लेक्चर देखिए, क्योंकि अभी अगर हम यहाँ पे कंटिन्यू करने लगेंगे तो लेक्चर बड़ा हो जाएगा और करंट अफेयर्स भी बेसिकली बड़े हो जाएंगे। ओके, सो आई होप वो आप वीडियो देखोगे। ये चीज़ें भी मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन की है प्रॉपरली कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए करके, तो आप वो देख लेना, इंटरेस्टिंग है वो। ओके, तो आरबीआई प्रेस रिलीज हमने ख़त्म कर लिए। अभी हम थोड़ा कन्वेंशनल करंट अफेयर्स की तरफ चलते हैं। सो स्टार्ट करते हैं विद वाइट रेवोल्यूशन 2.0। तो यह क्यों न्यूज़ में था, वाई इन द न्यूज़? बिकॉज यूनियन मिनिस्टर श्री अमित शाह इन्फॉर्म द लोकसभा अबाउट लॉन्च ऑफ वाइट रेवोल्यूशन। ये भाई किसने लॉन्च किया था? तो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन ने लॉन्च किया है। इसका पेरेंट प्रोग्राम कौन है? तो इट इज़ फंडेड अंडर नेशनल डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम 2.0, जो डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री डेयरिंग का इनिशिएटिव है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग में आता है। सो इसके ऊपर क्या क्वेश्चन आ सकता है? पहला क्वेश्चन कि व्हाइट रेवोल्यूशन कौन से मिनिस्ट्री के अंतर्गत है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। दूसरा क्वेश्चन कौन फंड कर रहा है? तो कहाँ से पैसा आता है? डेयरी डेवलपमेंट वाला जो फंड होता है वहाँ से यहाँ पे पैसा आता है। तो अभी जो व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0 है, मतलब पहला तो हो गया ऑपरेशन फ्लड वाला जो डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने लॉन्च किया था, जिसके हिसाब से अमूल बना था, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, बराबर। तो अभी व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0 का ऑब्जेक्टिव क्या रहने वाले? सो ऑब्वियसली जो एग्जिस्टिंग चीज़ है उसको ही एक्सपांड करवाना, जैसे एक्सपांड दी कोऑपरेटिव कवरेज इन डेयरी सेक्टर। डेयरी सेक्टर में कोऑपरेटिव कवरेज को हमको बढ़ावा देना है। उसके बाद इंप्रूव द इनकम ऑफ द डेयरी फार्मर्स, बराबर, डेयरी फार्मर्स का इनकम बढ़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर किसी के पास अभी एक गाय या फिर 2 भैंसें हैं तो वो बढ़ाएगा ना, क्योंकि दूध का प्रोडक्शन बढ़ेगा, इसलिए उसकी इनकम बढ़ेगी। थर्ड, इंक्रीज विमेन पार्टिसिपेशन एंड एम्पावरमेंट, बराबर। आप देख सकते हो कि गांव में अगर आप जाते हो तो बेसिकली यहाँ पे महिलाएं पार्टिसिपेट करती हैं। जनरेट जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड एड्रेस इशू ऑफ मलन्यूट्रिशन, क्योंकि भाई मिल्क इज कंसिडर्ड एज ए कंप्लीट मील, क्योंकि दूध में सब चीज़ होती है। आपको प्रोटीन भी मिलेगा, आपको कार्ब्स भी मिलेगा, शुगर, लैक्टोस और फैट्स भी मिलेगा, ओके, सैचुरेटेड वाले। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती है, तो ये न्यूट्रिशन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस 2.0 के अंतर्गत कौन से टारगेट से, कौन से गोल्स है जो सेटअप किए गए हैं, अभी ये एग्जाम के लिए आपको आ सकता है, इसको रटना है। तो पहला कि हमें मिल्क प्रोक्योरमेंट बाय डेयरी कोऑपरेटिव्स बढ़ाना है। बाय हाउ मच परसेंट? 50% ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स, मतलब अगले 5 साल में जो मिल्क प्रोक्योरमेंट होता है वो डेयरी कोऑपरेटिव के थ्रू होना चाहिए। तो वो कितना बढ़ाना है? बाय 50% बढ़ाना है। इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा, जो प्रोक्योरमेंट टारगेट है ये भी बढ़ाना है हमको। कितना रीच करना है? तो भाई पर डे हमने बेसिकली डेयरी कोऑपरेटिव कितना दूध खरीदना चाहिए? तो 1007 लाख kg, यहाँ पे लीटर में नहीं है, 107 लाख किलोग्राम। सो पर डे बाय 28-29 इतनी भाई कोऑपरेटिव वालों ने इतना दूध खरीदना चाहिए। उसके बाद हमारा जो इंडिया का शेयर है इन ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन, ये हमको इंक्रीज़ करवाना है फ्रॉम 1/4 टू 1/3, मतलब अभी 25% हम कंट्रीब्यूट करते हैं। इसके ऊपर देखिए नाबार्ड ग्रेड ए प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी आया था कि हम कितना कंट्रीब्यूट करते हैं। सो 25% अभी कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन हमको जाना है 33.33%, मतलब 1/3 यहाँ तक जाना है। तो ये भी आपको एग्जाम में आ सकता है, 1/4 से लेकर 1/3 हमको यहाँ पे हमारा शेयर बढ़ाना है। उसके बाद कोऑपरेटिव कवरेज, मतलब हमको 75,000 न्यू डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी एस्टेब्लिश करनी है। कितनी? 75,000 नई डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ इन अनकवर्ड एरियाज़। और जो एग्जिस्टिंग है 46,422, ये जो डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है इनको स्ट्रेंथन करवाना है। सो ये टारगेट्स रहेंगे। याद रखना कि मिल्क प्रोक्योरमेंट हमको 50% से बढ़ाना है। पर डे 1007 लाख kg ऑफ मिल्क प्रोक्योर होना चाहिए। जो ग्लोबल शेयर में हमारा कंट्रीब्यूशन है वो भी 1/4 है, तो वो 1/3 होना चाहिए। और हमको डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बढ़ानी है। कितनी नई? तो 75,000 नई डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हमको एस्टेब्लिश करनी है, और जो एग्जिस्टिंग है उसको स्ट्रेंथन करना है। अभी हम ये कैसे करेंगे? क्या स्ट्रैटेजी या फिर इंप्लीमेंटेशन होनी चाहिए? तो यहाँ पे 2 तरह की स्ट्रैटेजी है। पहला एक्सपेंशन, मतलब जो डेयरी कोऑपरेटिव है इनको भी बढ़ाओ, जैसे ये हम बढ़ाने वाले हैं। उसके बाद जो स्ट्रेंथनिंग, मतलब एनहांस द रीच एंड द कैपेसिटी ऑफ द एग्जिस्टिंग कोऑपरेटिव इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर। सिंपल चीज़ है, एग्जिस्टिंग को भी स्ट्रेंथन करो और जो नई चीज़ है उसको क्रिएट करो। सो हम यहाँ पे एस्टैब्लिश या फिर स्ट्रेंथन करने वाले हैं नियर अबाउट 1.2 लाख न्यू और एग्जिस्टिंग डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी, मल्टीपर्पज़ डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी या फिर मल्टीपर्पज़ प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। सो 1.20 लाख को हमको एस्टैब्लिश या फिर स्ट्रेंथन करना है। उसके साथ साथ जो कोऑपरेटिव्स हैं वो नए एज वेल एज एक्सपेंडेड मिल्क रूट्स को भी हमको लिंक करवाना है, और एनेबलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को भी प्रोवाइड करना है, जहाँ पे हम ऑटोमेटिक मिल्क कलेक्शन यूनिट्स प्रिपेयर कर सके, टेस्टिंग इक्विपमेंट हो, उसके साथ साथ बल्क मिल्क
कूलर्स भी होने चाहिए, बराबर, क्योंकि ट्रांसपोर्ट करना है तो दूध तो भाई पेरिशेबल आइटम है, ये तो ख़राब हो जाता है ना अगर उसको अच्छे से कोल्ड स्टोरेज में स्टोर नहीं किया तो। सो ये सब चीज़ें हमको करवानी है। किसका हमें यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा या फिर इम्प्लीमेंट एजेंसी कौन होने वाली है, तो हमारा DAHD मतलब डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, ये तो रोल प्ले करेगा ही। उसके बाद नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड भी है यहाँ पे, और उसके साथ जो स्टेट के डेयरी फेडरेशंस होते हैं वो भी यहाँ पे हिस्सा लेंगे। और ये जो 2.0 है हमारा वाइट रेवोल्यूशन, ये पर्टिकुलरली वीमेन एम्पावरमेंट के ऊपर फोकस करता है, क्योंकि आप देख सकते हो कि वीमेन कंस्टिट्यूट नियर अबाउट 70% ऑफ डेयरी वर्कफोर्स, पर इनका जो कंट्रीब्यूशन है ये अनऑर्गेनाइज्ड है। क्यों? क्योंकि पूरा सेक्टर अनऑर्गेनाइज्ड है। तो हम ऑर्गेनाइज्ड डेयरी कोऑपरेटिव सेक्टर बनाएंगे ताकि उनको एक ऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमी में लाया जाए। अभी हम थोड़ा स्टैटिक देख लेते हैं कि इंडिया की ग्लोबल पोजीशन कितनी है। हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क है, ओके। इंडिया हैज़ रिमेन वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर सिंस 98 एंड इट अकाउंट्स फॉर 25% ऑफ द ग्लोबल आउटपुट, मतलब 25% मिल्क हमारे यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। अब ये प्रोडक्शन की बात चल रही है। एक्सपोर्ट करते कि हम, लेकिन ज़्यादा नहीं करते हैं हम एक्सपोर्ट में। भाई कितना नंबर है हमारा? 49वां नंबर है, याद रखना। बेसिकली हमारे यहाँ पे कंजम्पशन इतना है, दूध वाली चीज़ें इतनी बनती है, मिठाइयों से लेकर शादियों तक हमारे यहाँ पे दूध एक्चुअली यूज़ होता ही है। सो 49वां नंबर है, लेकिन सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है न्यूजीलैंड। सो न्यूजीलैंड इज़ अ टॉप एक्सपोर्टिंग कंट्री। उसके बाद सबसे ज़्यादा इंपोर्ट कौन करता है? तो चाइना करता है, ओके। हम USA और पाकिस्तान से भी ज़्यादा अहेड है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। उसके बाद मैंने ऑलरेडी आपको ये बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2025 बहस BAHS वाली रिपोर्ट पढ़ाई है नाबार्ड के क्रैश कोर्स में, तो उसी का डेटा है कि सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन वाले स्टेट कौन से हैं। तो आपको पता होना चाहिए सबसे ज़्यादा UP उत्तर प्रदेश, कितना होता है यहाँ पे? 15.66% हमारा मिल्क प्रोड्यूस होता है भारत का टोटल। उसके बाद राजस्थान आएगा, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद गुजरात और उसके बाद महाराष्ट्र। सो याद रखना UP, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद गुजरात, उसके बाद महाराष्ट्र। अभी ऐसे मत बोलना कि भाई अमूल गुजरात का है तो सबसे ज़्यादा गुजरात में प्रोडक्शन होता है, नहीं। सबसे ज़्यादा UP में होता है, उसके बाद राजस्थान में होता है, उसके बाद मध्य प्रदेश में, उसके बाद गुजरात, और 5 नंबर पे महाराष्ट्र 6.71% के आसपास। तो डबल डिजिट तो यही पे है। जो वाइट रेवोल्यूशन था उसका पहले नाम था ऑपरेशन फ्लड, ये सबको पता होगा, जो 1970 में लॉन्च किया था। और किसने किया था? जो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने लॉन्च किया था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर वर्गीस कुरियन, इसलिए उनको बोला जाता है फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन। एम क्या था? टू इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन एंड एड्रेस मिल्क स्कार्सिटी। सिंपल, ओके, सब चीज़ें याद रहेगी। तो चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर पे। ये अभी वंदे मातरम सॉन्ग की बात हो रही है कि देयर आर गाइडलाइंस ऑन द रेंडिशन ऑफ नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम, मतलब इस गीत को कैसे गाया जाए वगैरह वगैरह। सो comprehensive guidelines issued for the official rendition of नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम किसने इशू किया? ऑब्वियसली ये होम मिनिस्ट्री इशू करती है, क्योंकि 150th एनिवर्सरी हो गई है अभी ये वाले गाने की। तो क्या प्रोविजन है ये देखिए। ऑफिशियल वर्जन बेसिकली वंदे मातरम का कौन सा है, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मली डिबेट्स होते हैं, तो ये गवर्नमेंट ने यहाँ पे कन्फ्यूजन दूर किया है। ऑफिशियल वर्जन वही होगा, इट मस्ट इंक्लूड ऑल द 6 स्टांजाज। प्रीवियसली ओनली फर्स्ट 2 स्टांजाज वेर कॉमनली यूज्ड, सिर्फ 2 ही यहाँ पे जो कड़वे होते हैं वो यूज़ किए जाते थे, लेकिन पूरा 6 का 6 स्टांजा या फिर कड़वे यहाँ पे यूज़ किए जाएंगे। ड्यूरेशन 3 मिनट 10 सेकंड का ड्यूरेशन होता है। नॉर्मली हमारा होता है ना कि 52 सेकंड में हमारा जनगण मन खत्म होना चाहिए, वैसे काइंड ऑफ थिंग। 3 मिनट्स 10 सेकंड, तो याद रखना 310। सीक्वेंस कैसे होना चाहिए हमारे नेशनल एंथम के साथ? व्हेन परफॉर्म विद द नेशनल एंथम जनगण मन वंदे मातरम मस्ट बी रेंडर्ड फर्स्ट, मतलब वंदे मातरम उससे पहले आना चाहिए। मतलब पहले स्कूल में अगर है तो वंदे मातरम बच्चों ने पहले गाना चाहिए, उसके बाद जनगण मन होगा। तो यहाँ पे ऑडियंस प्रोटोकॉल भी है, ऑडियंस मस्ट स्टैंड इन अटेंशन ड्यूरिंग इट्स रेंडिशन, मतलब जैसे भी ये गीत गाया जा रहा हो तो भाई खड़े होना है। क्यों भाई? ये यही तो रिस्पेक्ट दर्शाता है। अगर कोई बड़ा आदमी आता है तो हम खड़े हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि हमको उसको रिस्पेक्ट देनी होती है। यहाँ पे एक्सेप्शन रहेगा, नॉट रिक्वायर्ड इफ प्लेड एज ए पार्ट ऑफ न्यूज़ रील या फिर डॉक्यूमेंट्री। अगर कोई डॉक्यूमेंट्री में दिखाया जा रहा है या फिर टीवी में दिखाया जा रहा है तो भाई खड़ा होने की ज़रूरत है नहीं, मतलब स्टैंडिंग पोजीशन में रहने की ज़रूरत है नहीं। उसके बाद शुड बिगिन विद अ ड्रम रोल एंड सिमिलर सिग्नल टू इंडिकेट कमेंसमेंट। तो बेसिकली यहाँ पे ढोल ताशे वाली जी कुछ चीज़ें होती है ड्रम वाली, ये बैंड परफॉर्मेंस होना चाहिए, ये बोल रहे हैं। तो इन चीज़ों पे ऊपर ये गाना गाना चाहिए, आप थोड़ा पढ़ लेना। मास सिंगिंग भी होना चाहिए, स्कूल्स में भी सिंग होना चाहिए बराबर वगैरह वगैरह। अब ये वंदे मातरम का हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट हम थोड़ा देख लेते हैं। तो किसने लिखा था? ऑब्वियसली श्री बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी, और ये 1870s में उन्होंने लिखा था, और ये बंगाली में, लेकिन ये बंगाली कौन सी है? संस्कृताइज्ड बंगाली है। और इसका पहला पब्लिकेशन आनंद मठ जो कादम्बरी है उनकी बंगाली नॉवेल, इसमें उन्होंने
पहले पब्लिश किया था, जो हुई थी 1882 में। तो याद रखना ये आनंद मठ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये 1882। फर्स्ट पब्लिक परफॉर्मेंस 1896 किसने किया था ये परफॉर्म? रविंद्रनाथ जी टैगोर ने, एट कलकत्ता सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। आपको पता होगा, हिस्ट्री आप पढ़ते होगे, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के ऐसे सेशंस होते थे। तो इस सेशंस में सबसे पहले बार इसको परफॉर्म किया गया था 1896 में। किसने? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। और नेशनल सॉन्ग कब अडॉप्ट किया हमने? तो 24 जनवरी 1950 को बाय कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, क्योंकि उसके बाद तो 26 जनवरी को हमने तो कॉन्स्टिट्यूशन ही हमको दे दिया था, बराबर, रिपब्लिक डे। सो 24 जनवरी 1950 को इसको नेशनल सॉन्ग का दर्जा दिया गया था। और इसके साथ साथ जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ होते हैं, इसके अंतर्गत आर्टिकल 51A में फंडामेंटल ड्यूटी है कि हम नेशनल सॉन्ग हो गया, नेशनल एंथम हो गया, नेशनल फ्लैग हो गया, इसकी रिस्पेक्ट करें। तो ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी भी है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट वंदे मातरम। अभी हम थोड़ा पढ़ते हैं ब्रिक्स के बारे में। क्या न्यूज़ है? ब्रिक्स शेरपाज मीट इन दिल्ली होस्टेड बाय इंडिया। तो याद रखना 2026 का जो चेयर है ये अभी इंडिया के पास है। मतलब ब्रिक्स समिट को कौन होस्ट करेगा? इंडिया होस्ट करेगा, या फिर ब्रिक्स रिलेटेड जो भी चीज़ें होगी वो इंडिया ही होस्ट करेगा। सो इंडियन लीडरशिप एंड चेयरमैनशिप। सो यहाँ पे हमारे चेयर थे सुधाकर दलेला, सेक्रेटरी। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, ये इंपॉर्टेंट है हमारे 2026 समिट चेयर। इंडिया विल चेयर द ब्रिक्स समिट फॉर 4th टाइम इन 2026। तो ये चौथी बार होगा जो इंडिया इसको मतलब चेयर कर रहा है। अभी ये एग्ज़ाम में पूछ सकता है, ये 4 टाइम तो पूछ सकता है, उसके साथ साथ 2012, उसके बाद 2016 और उसके बाद 2021। अभी 2020 में हमारा आने वाला था पर, लेकिन वहाँ पे कोविड आ गया ना, इसलिए। सो 2012, 2016 और 2021 ये पहले 3 टाइम थे जब हमारे पास चेयरमैनशिप थी, और अब ये 26 को ये 4th टाइम रहेगा। उसके बाद इस बार की थीम जो इंडिया ने डिसाइड की है वो है ब्रिक्स। अब ये ब्रिक्स का लॉन्ग फॉर्म क्या है? यहाँ पे बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। ये ब्रिक्स का लॉन्ग फॉर्म अलग है। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये बाद में पढ़ेंगे। लेकिन ये देखिए ना, यहाँ पे ड्रामेटिकली हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने ब्रिक्स का नाम यूज़ करके ही इसको स्कीम दिया। क्या बोल रहा है? ये बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, फॉर इनोवेशन, फॉर कोऑपरेशन एंड फॉर सस्टेनेबिलिटी। ओके, और ये है ब्रिक्स का लोगो, ब्रिक्स इंडिया 2026। यहाँ पे बेसिकली आपको बीजेपी का कमल ही दिख रहा है, बराबर है। और यहाँ पे हाथ जोड़े गए हैं, नमस्ते वाला सीजन। और यहाँ पे अलग अलग कलर से जो बेसिकली ब्रिक्स कंट्रीज़ के फ्लैग को वो दर्शाता है। सो ब्रिक्स लोगो ऑफ इंडिया 26 चेयरशिप ब्यूटीफुली ब्लेंड्स ट्रेडिशन विद द मॉडर्निटी। एट द हार्ट क्या लोटस है यहाँ पे, जो प्योरिटी, रेजिलियंस और प्रोग्रेस को रिप्रेजेंट करता है। और उसके जो पेटल्स है ये वाले, इट रेडिएट द वाइब्रेंट कलर्स ऑफ ऑल ब्रिक्स मेंबर कंट्रीज, रिफ्लेक्टिंग कलेक्टिव स्ट्रेंथ एंड यूनिटी। उसके बाद सेंटर में आप यहाँ पे देख लीजिए, सेंटर में हाथ जोड़े जैसा दिख रहा है ना, ये पूरा का पूरा। द ग्रेसफुल नमस्ते जेस्चर कैप्चर्स इंडियाज टाइमलेस स्पिरिट ऑफ वार्मथ एंड रिस्पेक्ट एंड हार्मोनियस कोलैबोरेशन। तो ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं हमारे लिए इंपॉर्टेंट है स्टैटिक पार्ट थोड़ा, ब्रिक्स। तो ब्रिक्स क्या है? उसका लॉन्ग फॉर्म है सिंपल, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। मतलब जो 5 कंट्रीज़ थे ये मिलके इन्होंने कुछ तो भी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, जैसे G7 या फिर G20 होते उसके हिसाब से। सो अभी पहले 5 थे, पहले तो 4 ही थे, उसके बाद साउथ अफ्रीका आ गया था। लेकिन एज ऑन डेट ब्रिक्स में टोटल 11 कंट्रीज़ है, 11 कंट्रीज़। तो इसके ऊपर आ सकता है क्वेश्चन, कितने कंट्रीज़ है? 11 कंट्रीज़ है। और इट फंक्शन एज अ डिप्लोमेटिक हब एंड इकोनॉमिक ब्लॉक फॉर इमर्जिंग मार्केट्स, कोऑर्डिनेटिंग मल्टीलैटरल पॉलिसी थ्रू एनुअल समिट होती है, जैसे हम यहाँ पे अभी होस्ट कर रहे हैं इंडिया, एंड अ नेटवर्क ऑफ इंस्टीट्यूशंस। एक्रोनिम ओरिजिनली स्टूड फॉर इट्स फाउंडिंग मेंबर्स। कौन थे? ब्रिक थे, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना। और उसके बाद साउथ अफ्रीका ऐड हुआ 2010 में। सो हम थोड़ा देख लेते हैं करंट फुल मेंबर्स कौन है। यहाँ पे 26 चाहिए। तो आपको पता है ब्राज़ील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है, और 5वां जुड़ा था ये साउथ अफ्रीका। इसलिए जो 4 है ना ये फाउंडिंग मेंबर है। 2009 में बनी थी ना ये, तो 2009 में ये फाउंडिंग मेंबर है। उसके बाद 2010 में साउथ अफ्रीका जुड़ा था हमसे, और उसके बाद 2024 में टोटल 5 कंट्रीज़ जुड़ गए। कौन से? UAE, ईरान, इजिप्ट, इथियोपिया और सऊदी अरेबिया। याद रखना है सभी के सभी, UAE, ईरान, इजिप्ट, इथियोपिया और सऊदी अरेबिया। और जो अर्ली 2025 में जुड़ा है वो है इंडोनेशिया। सो इंडोनेशिया इज़ द रिसेंट मेंबर टू जॉइन ब्रिक्स कंट्रीज। सो याद रखना है आपको, ब्रिक्स में 11 देश है, 11वां कौन है? तो इंडोनेशिया है। 2024 में कितने ऐड हुए थे? 5 ऐड हुए थे। कौन से? नॉर्मली अरब कंट्रीज़, जहाँ पे UAE है, ईरान है, इजिप्ट है, इथियोपिया या फिर सऊदी अरेबिया। और इसके पहले कौन था 2010 में? तो साउथ अफ्रीका। तो ये देखिए साउथ अफ्रीका जो है
ज्वाइन बिफोर थर्ड समिट, और उसका नेम चेंज हुआ था ब्रिक्स से लेकर ब्रिक्स का। ओके, और ये जो इंडोनेशिया, इट इज़ अ फर्स्ट साउथ ईस्ट एशियन मेंबर टू ज्वाइन ब्रिक्स। तो अभी ले इसको ब्रिक्स प्लस ऐसे इनफॉर्मली बोला जाता है। कंसेप्चुअल ओरिजिन देख लेते थोड़ा, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। तो 98 में कंसेप्ट आर्टिकुलेटेड बाय रशियन फॉरेन मिनिस्टर, ये प्रिमाकोव जो थे उन्होंने बेसिकली इसने आइडिया आर्टिकुलेट किया था। और 2001 में द टर्म ब्रिक इट वॉज कॉइन्ड बाय ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जिम ओनील ऑफ गोल्डमैन सैश टू डेजिग्नेट इमर्जिंग मार्केट्स। सो उन्होंने ये टर्म दी थी। उसके साथ साथ भी कुछ RIC भी था, रशिया इंडिया चाइना का, और IBSA भी था, इंडिया ब्राज़ील साउथ अफ्रीका, एक डायलॉग फोरम था। लेकिन अभी ये यहाँ पे ब्रिक्स में आ गए हैं। सो 2009 देखिए पहली ब्रिक की समिट हुई थी, जहाँ पे ब्राज़ील था, रशिया था, इंडिया और चाइना था, मतलब बेसिकली फर्स्ट 4 थे यहाँ पे। 2010 में साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन किया। 2011 में साउथ अफ्रीका अटेंड थर्ड समिट एज ए फुल मेंबर। ओके, उस टाइम पे ब्रिक्स इकोनॉमी को अडॉप्ट किया गया था 2011 में। 24 में ईरान, इजिप्ट, इथियोपिया, UAE, उसके साथ साथ सऊदी अरेबिया, इसने ज्वाइन कर लिया। और 2025 में किसने ज्वाइन कर लिया? इंडोनेशिया। ओके, तो यहाँ पे देखिए भाई ग्लोबल टोटल में 25% है यहाँ पे, और यहाँ पे वर्ल्ड पॉपुलेशन नियर अबाउट 50% यहाँ पे ब्रिक्स कवर कर रहा है। इसका सबसे इम्पोर्टेंट है न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो शंघाई में है, याद रखना। न्यू डेवलपमेंट कहाँ है? तो शंघाई में है। और बाकी इंट्रा ग्रुप इंस्टीट्यूशन पे जैसे ब्रिक्स पे भी है, जॉइंट्स ये है, डीडॉलराइजेशन, तो ये आप ये चीज़ें पढ़ लेना, ये मतलब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसमें कोई समझाने की बात नहीं है। जब न्यू डेवलपमेंट बैंक की डिटेल में चीज़ आएगी ना, तब हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट ब्रिक्स, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका फोरम। अभी हम थोड़ा एक इंडेक्स के बारे में पढ़ लेते हैं, जिसका नाम है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इन्होंने किया है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 का। ये क्या बोल रहे हैं कि हमारी दुनिया के जो देश है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कितना खर्चा कर रहे हैं, GDP का या फिर ओवरऑल खर्चे का, और जो कुछ खर्चा कर रहे हैं वहाँ पे अलग अलग कंट्रीज़ की रैंकिंग दी गई है। तो हम इंडिया कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं वो हम देखने वाले हैं। सो वीपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, उसका इंडेक्स है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025। क्या बोल रहा है? इंडिया रैंक 7th इन ग्लोबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्पेंडिंग, मतलब हमारा नंबर है 7 नंबर। थोड़ा समरी पढ़ लेते हैं। इंडिया होल्ड्स अ प्रोमिनेंट पोजीशन एज ए 7th लार्जेस्ट ग्लोबल इन्वेस्टर इन R&D। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करने वाले हम 7th लार्जेस्ट ग्लोबल इन्वेस्टर हैं। हम कितना स्पेंड करते हैं? सो $75 बिलियन, याद रखना 75.73। सो 75.73 बिलियन $, हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे स्पेंड करते हैं। और ये जो ग्लोबल लैंडस्केप है, इट इज़ शिफ्टिंग विद एशिया नाउ अकाउंटिंग फॉर नियरली हाफ ऑफ R&D एक्सपेंडिचर लेड बाय चाइना। सबसे ज़्यादा तो चाइना ही एक्सपेंड करता है। दिस रिफ्लेक्ट्स द ब्रॉडर ट्रेंड ऑफ इंक्रीजिंग इनोवेशन इन्वेस्टमेंट पर्टिकुलरली अमंग द इमर्जिंग इकोनॉमीज। नॉर्मली ये माना जाता था कि जापान हो गया, USA हो गया, या फिर जो ब्रिटेन वाले कंट्रीज़ होते हैं, फ्रांस वाले, ये ज़्यादा खर्चा करते थे। लेकिन अभी ये जो पैराडिम है वो शिफ्ट हो गया है, क्योंकि चाइना यहाँ पे हाईली इन्वेस्ट कर रहा है। सो फिर से इंडिया रैंक 7th ग्लोबली इन R&D स्पेंडिंग इन 2024। ये सभी जो डेटा है ना, ये 2024 का है। और लॉन्च कब किया है उन्होंने? 2025 को इनोवेशन इंडेक्स लॉन्च किया है, और अभी 2026 में ये रिपोर्ट में आ गया। सोर्स क्या है इसका? तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका एक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स आता है, उसके हिसाब से। तो हम देख लेते हैं टोटल ग्लोबल R&D स्पेंडिंग कितना है 2024 का, तो वो है 2.87 ट्रिलियन। अगर ग्रोथ देखा जाए तो 3% ग्रोथ हुई है R&D में, और GDP का कंपैरिजन करें तो 2% के आसपास, 2% ऑफ GDP ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर खर्चा किया जा रहा है। ओके, तो पहले ये 1.5 के आसपास था, अभी 2% है, थोड़ा बढ़ गया है। लेकिन ये देखिए 2000 की बात है। तो हम अभी थोड़ा रैंकिंग पढ़ लेते हैं कि टॉप 10 कंट्रीज़ बाय रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्पेंडिंग। तो सबसे पहला है चाइना, सबसे ज़्यादा खर्चा करता है R&D के ऊपर, वो है चाइना, जो $785 बिलियन करता है। और इसका हम 1/10 पकड़ लीजिए, मतलब 1/10 भी नहीं है, इतना R&D पे खर्चा कर रहे हैं। और हमारी रैंक फिर भी 7th है। उसके बाद USA खर्चा करता है, उसके बाद जापान करता है, उसके बाद जर्मनी, उसके बाद साउथ कोरिया। ओके, सो चाइना, उसके बाद USA, ये पहले 2 याद रखना ही है, चाइना, उसके बाद USA के बाद है जापान, उसके बाद जर्मनी, साउथ कोरिया, UK, और हम हैं 7 नंबर पे इंडिया। कितना बिलियन? तो 75.73 बिलियन $, हम खर्चा करते हैं।
यहाँ पे एशिया का सबसे बड़ा शेयर है 45% के आसपास, विच इज़ लेड बाय चाइना और जापान, क्योंकि इनकी मेजर शेयर होल्डिंग है, उसके साथ साथ साउथ कोरिया के भी है। और जो नदर्न अमेरिका वाला एरिया है वो 28% इन्वेस्ट करता है, मेजरली यूएसए और कनाडा है यहाँ पे, और योर 20%। ओके, अभी हम थोड़ा देख लेते हैं जो ये ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडेक्स पब्लिश करती है उसके बारे में। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। उनके डायरेक्टर जनरल है डैरेन टैंग, ये प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा अगर मेरा गलत है तो। उसके बाद इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। आपको ये याद रखना है कि वीपो का हेडक्वार्टर कहाँ पे? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ओके, नॉर्मली जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिसका स्टार्ट वर्ल्ड से होता है और उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन से होता है, ओके, जैसे WHO हो गया या फिर बाकी, ये नॉर्मली जिनेवा स्विट्जरलैंड में उसका हेडक्वार्टर है, लेकिन सभी के सभी नहीं है, यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। सो एस्टैब्लिश कब हुआ था? तो 67 में, 1967 में वीपो वॉज एस्टैब्लिश। और ये क्या पब्लिश करता है? तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। तो ये थोड़ा देख लेते, देखिए ये वीपो है और यहाँ पे जिनेवा है स्विट्ज़रलैंड का। ओके, तो यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। ये UN की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है और ये कब बनी थी? 14 जुलाई 1967 को। अभी एक्टिव है क्या? यस एक्टिव है। हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। कितने मेंबर्स हैं? 194 मेंबर स्टेट्स है यहाँ पे। और अभी करंटली हेड कौन है? डायरेक्टर जनरल, तो DT मतलब डैरेन टैंग। और ये इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? तो UN इकोसोक, बेसिकली इकोसोक, इको यानी सोशल काउंसिल। सो ये चीज़ें आपको याद रखनी है वीपो के बारे में। अभी थोड़ा एक छिटपुट वाले करंट अफेयर देख लेते हैं। एक्जिम पे जो सिंगापुर की फिनटेक कंपनी है, इसको RBI का अप्रूवल मिल गया है। किसके लिए? फॉर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एग्रीगेटर के लिए, मतलब लाइसेंस मिल गया। तो ये एक्जिम पे कहाँ की है? तो सिंगापुर की है। तो आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक्जिम पे कहाँ की है? तो सिंगापुर की, याद रखना है। ओके, और ये जो अप्रूवल मिला है, इट वॉज विदाउट होल्डिंग अ प्रायर डोमेस्टिक पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस, मतलब इसको डोमेस्टिक वाला लाइसेंस नहीं था, फिर भी क्रॉस बॉर्डर वाला मिल गया है। तो एक्जिम पे का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? सिंगापुर। और हमारे यहाँ पे बेंगलोर और मुंबई में उसके ऑफिसेस है। सिंपल। उसके बाद है एक ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड जिसका नाम है चैंग क्रैंडल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड। ये किसको मिला है? देखिए यहाँ पे 2 पर्सनैलिटी को मिला है, हमारे इंडियन पर्सनैलिटी को। तो 2 सीनियर ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट, क्योंकि ये जो चैंग क्रैंडल अवार्ड है ना, ये बेसिकली ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट को दिया जाता है, मतलब जो आंखों के डॉक्टर्स होते हैं उनके एक्सेप्शनल वर्क्स के लिए दिया जाता है ये। सो यहाँ पे 2 सीनियर ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट फ्रॉम पौंडीचेरी या फिर पुदुचेरी, दे हैव बीन सिलेक्टेड फॉर ए चैंग क्रैंडल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2026। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है आपको। कौन? तो डॉक्टर हरिप्रिया अरविंद और डॉक्टर R वेंकटेश। क्या नाम है? डॉक्टर हरिप्रिया अरविंद और डॉक्टर R वेंकटेश। बोथ आर एफिलिएटेड विद अरविंद आई केयर पुदुचेरी। सो अरविंद आई केयर हॉस्पिटल होते हैं या फिर सिस्टम है, उसी में ये काम करते हैं। क्या है इसका रीज़न अवार्ड देने का? एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन टू कैटरेक्ट ब्लाइंडनेस प्रिवेंशन एंड विजुअल डिसेबिलिटी केयर। सो जो कैटरेक्ट होता है उसको प्रिवेंट करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो ये जो अवार्ड है ये कौन पब्लिश करता है या फिर कौन प्रेजेंट करता है? तो अमेरिकन सोसाइटी ऑफ कैटरेक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जरी फाउंडेशन जो USA में है। तो इस अवार्ड के बारे में हम देख लेते हैं। ये 2017 में अवार्ड इस्टेब्लिश हुआ था। तो ये किसने इस्टेब्लिश किया था? तो ACCRS मतलब अमेरिकन सोसाइटी ऑफ कैटरेक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जरी फाउंडेशन थ्रू अ गिफ्ट फ्रॉम डेविड एंड विक्टोरिया चैंग। सो बेसिकली ये देखिए, इसलिए चैंग है यहाँ पे, चैंग क्रैंडल। पर्पस टू रिकॉग्नाइज आउटस्टैंडिंग ह्यूमैनिटेरियन सर्विस इन ऑफ्थेल्मोलॉजी। तो आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि चैंग क्रैंडल अवार्ड ये किस फील्ड से रिलेटेड है? सो ऑफ्थेल्मोलॉजी उसका आंसर रहेगा। आपको ऑप्शन में रहेगा ना कार्डियोलॉजी, ऑन्कोलॉजी वगैरह, तो आंसर रहेगा ऑफ्थेल्मोलॉजी। और कितना प्राइस दिया जाता है? तो $1 लाख के आसपास दिया जाता है वो। सो रेसिपेंट डोनेट द ग्रांट टू चैरिटेबल ऑफ्थेल्मिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ देयर चॉइस, मतलब पैसा मिलके भी बेसिकली उनको डोनेट ही करना पड़ता है। ओके, तो ये देख लीजिएगा। उसके बाद केरला का एक इनिशिएटिव है जिसका नाम है स्त्री सुरक्षा इनिशिएटिव। तो आपको सिंपल क्वेश्चन आ सकता है कि स्त्री सुरक्षा स्कीम किस राज्य सरकार ने लॉन्च करी है? उसका नाम रहेगा केरला। इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। स्त्री सुरक्षा, स्त्री मतलब क्या है? विमेन। सुरक्षा मतलब क्या होता है? सिक्योरिटी। सो विमेन सिक्योरिटी किसने लॉन्च किया है? तो केरला के जो चीफ मिनिस्टर है श्री पिनराई विजयन, उन्होंने किया है। तो ये विमेन सोशल सिक्योरिटी पेंशन इनिशिएटिव है। क्या ये पेंशन है जो हर महीने में मिलेगा? किसको? महिला को। लेकिन हर लड़की को मिलेगा क्या या फिर हर महिला को? नहीं। तो इसकी एलिजिबिलिटी है, ये हम नीचे देखेंगे। उसके पहले देखते हैं ऑब्जेक्टिव। टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट एंड एनहांस फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड डिग्निटी फॉर अनएम्प्लॉयड। ये देखिए ना, अनएम्प्लॉयड वीमेन एंड ट्रांसजेंडर वीमेन
हु आर नॉट कवर्ड अंडर एनी एग्जिस्टिंग वेलफेयर पेंशन प्रोग्राम। मतलब अटल पेंशन योजना हो गया या फिर जो किसान मानधन योजना हो गई, अगर वो उसमें भी एनरोल नहीं है या फिर उसका बेनिफिट उसको नहीं मिल रहा है, ऐसी महिलाओं को जो अनएम्प्लॉयड है और जो ट्रांसजेंडर है, इनको भाई ये पैसा मिलेगा। कितना पैसा मिलने वाला है? तो पेंशन मिलेगा 1000 रुपये पर महीना। ओके, तो ये तो हमने देख लिया इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज और ट्रांसजेंडर वीमेन को। अभी ये वीमेन का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? पहला तो एज वाला क्राइटेरिया। अब ये 18 साल की लड़की को पैसा नहीं मिलने वाला है। ओके, ये मिलेगा 35 ईयर्स से लेकर 60 ईयर्स, और जो भी अनएम्प्लॉयड या फिर ट्रांसजेंडर हो स्पेशली उसको मिलेगा। परमानेंट रेसिडेंट ऑफ केरला होना चाहिए। ऐसे नहीं कि महाराष्ट्र से वहाँ जाके बेसिकली उन्होंने अभी वो आप रह रहे, ऐसे नहीं है। परमानेंट रेसिडेंट होना चाहिए केरला का। इकोनॉमिक स्टेटस मस्ट होल्ड वन ऑफ द फॉलोइंग राशन कार्ड्स। जैसे येलो राशन कार्ड होना चाहिए जो अंत्योदय अन्न योजना AAY, येलो वाला मतलब वो ज़्यादा गरीब पुअर। और दूसरे बात प्रायोरिटी हाउस होल्ड, ये पिंक वाला कार्ड होता है। मतलब केरला में हर राज्य में अलग होता है, तो प्रायोरिटी हाउस होल्ड को। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस मस्ट नॉट बी एम्प्लॉयड इन अ गवर्नमेंट सर्विस। ऑब्वियसली गवर्नमेंट सर्विस में है तो उसको क्यों पैसा देगा पेंशन वाला, वो तो कवर ही कर रहा है ना। और दूसरा मस्ट नॉट बी रिसीविंग एनी अदर पेंशन। जैसे मैंने आपको बोला अटल पेंशन योजना हो गया या फिर कोई किसान मानधन योजना हो गई या फिर कोई अलग जो लघु व्यापारी मानधन योजना वाली, इस स्कीम में उसको एनरोल नहीं होना है या फिर उसका बेनिफिट उसको नहीं मिलना चाहिए, तो ही एलिजिबल है। सो आपको क्वेश्चन पूछ सकता है स्त्री सुरक्षा मतलब विमेन सिक्योरिटी स्कीम किस राज्य सरकार ने लॉन्च करी है, तो उसका आंसर रहेगा केरला। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। बिफोर दैट ये हमारा यूट्यूब चैनल है ग्रेड ए अनकट, तो यार इसको सब्सक्राइब करिएगा। और इसकी अगर PDF आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल है, आप इसको फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे आपको PDFs मिल जाएगी। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अभी मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट करंट अफेयर्स के साथ।